सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने आपको कैंसर की प्रारंभिक जानकारी, लक्षण, बचाव और उपचार से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी थी। लेकिन कैंसर या कर्क रोग से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां अभी भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। आज और अगले 2 सप्ताह तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कैंसर से जुड़ा आपका हर शक, हर दहशत दूर करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में संज्ञा के साथ अनीश का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। आज हैं हमारे साथ एंडोस्कोपी व कैंसर सर्जन डॉक्टर चंद्रशेखर राहलकर, जिनका कैंसर के बारे में कहना है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। टाइम से पता लगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे डरने का कुछ नहीं है। देखिए, टीबी भी 100 पैसा सही नहीं होती, तो हम टीबी के पीछे क्यों नहीं ऐसे पड़ते? निमोनिया भी 100 पैसा सही नहीं होता, तो आप कैंसर के पीछे क्यों पड़े हैं? पहली स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए तो थायराइड कैंसर, वोकल कॉर्ड कैंसर, ये करीब 100 पैसा सही हो जाते। तो डर बैठा हुआ है वो, लेकिन वो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर विभा ध्रुव, जो सिम्स बिलासपुर में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, लगातार कैंसर से बढ़ते रोगियों के साथ जूझ रही हैं और कैंसर के प्रति लोगों की सोच से परेशान हैं। मिथ्या है लोगों के मन में कि कैंसर लाइलाज है और उसको एक सीक्रेट बना के रखते हैं। तो इस तरह की जो मान्यता है वो इस कैंसर के ट्रीटमेंट के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर की ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सुश्री परिड़ा, जो कैंसर के सैकड़ों मरीजों के लिए एक एंजल बन चुकी हैं। नहीं, वो शॉर्ट पीरियड होता है। एक्चुअली रेडिएशन में हम लोग एक एरिया को देते हैं। साइबरनाइट में लोकेशन टू स्मॉलेस्ट एरिया होती है। इवन साइबरनाइट में नॉर्मली ब्रेन का अंदर में छोटा अबनॉर्मल ब्लड वेसल वगैरह भी रेडिएशन देके उनको करते हैं। एकदम छोटा एरिया। इन तीनों ही डॉक्टरों की तकनीकी जानकारी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका नाम इतनी दूर दूर तक फैला चुका है कि 24 घंटों में पल भर का भी समय निकाल पाना इनके लिए मुश्किल हो चुका है। ऐसे में इन्होंने अपना कीमती समय आप श्रोताओं के लिए हमें दिया। आभारी हैं हम इनके। आज हम आपको रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बारे में कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही आपको मिलवाएंगे कैंसर को मात दे चुकी एक ऐसी रोगी से जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं, श्रीमती आराधना त्रिपाठी। लेकिन मुझे वो दर्द याद करने में दुख नहीं होता कहीं भी। मुझे वो दर्द याद करके खुशी मिलती है, ताकि मुझे लगता है कि मैं जितने डाउट में, शंका में रहती थी, डरती थी, वो चीजें दूसरों को कम से कम हो। लोगों के मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि कैंसर कितने दिनों में ठीक हो जाता है? नहीं, समय नहीं। देखिए, हम कैंसर ठीक होने को कब मानते हैं? जब मरीज का डायग्नोसिस हुआ और उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर में तो हम 10 साल के बाद बोलते हैं कि वो ठीक हो। 10 साल तक बीमारी पलट के वापिस आता है तो उसको हम बोलते हैं कि ठीक नहीं हुआ। लेकिन हेडनेक में तो हम ऐसा नहीं मानते। हेडनेक में हम बोलते हैं 2 साल में अगर पलटा नहीं, बीमारी कुछ नहीं हुआ तो ठीक हो गया। लेकिन ब्रेस्ट के साथ में स्टडीज ज्यादा है तो हम 10 साल एक कट ऑफ लेवल लेके चलते हैं। और ये जिज्ञासा भी रहती है कि अगर 100% नहीं तो कितने प्रतिशत तक कैंसर सही हो जाता है? अगर हम कैंसर को प्रारंभिक तौर पे या प्रारंभिक स्थिति में ही अगर हम उसको डायग्नोस कर ले तो बहुत ज्यादा क्योर होने की परसेंटेज बढ़ जाते हैं। और अगर हम प्रारंभिक स्थिति में कैंसर आइडेंटिफाई ना कर पाए तो भी हम कैंसर के जो इलाज है, जिसमें कैंसर सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर के मरीजों की लाइफ काफी हद तक हम बढ़ा सकते हैं। ये तो सही है कि सही समय पर डॉक्टर के पास पहुँचे तो कैंसर सही हो जाता है, पर कैसे? चलिए जाने समझें इन डॉक्टर्स के माध्यम से। कैंसर को क्योर करने की 3 विधाएं हैं आज की तारीख में: कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। और तीनों अपने आप में संपूर्ण नहीं है। हमको तीनों का समन्वय चाहिए मरीज को ठीक करने के लिए। रेडिएशन जो है या रेडियोथेरेपी जो है वो रामबाण नहीं है। जहाँ सर्जरी लगना है वहाँ सर्जरी ही लगना है और जहाँ रेडिएशन लगना है वहाँ रेडिएशन ही लगना है। अभी तो सारे पूरी दुनिया में प्रोटोकॉल डिसाइड कर दिए हुए हैं
कि भाई आपको कौन सी स्टेज का बच्चेदानी का कैंसर है तो रेडिएशन लगेगा, कौन सी स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है रेडिएशन लगेगा, तो सब डिसाइड किया हुआ। रेडिएशन कैंसर को क्योर करने की एक विधा है, सर्जरी भी एक विधा है। चलिए अब समझें कि रेडिएशन थेरेपी क्या है। रेडिएशन बेसिकली एनर्जी रेज है जो लोकलाइज हिस्सा को जला देता है। आप ऐसे सर्जरी और रेडिएशन ओब्लिक रहता है और लोकलाइज काम करता है। जैसे आजकल डेट में ऑर्गन प्रिजर्वेशन इज ए मेजर इश्यूज। जैसे पहले मेरे को मुंह का कोई हिस्सा में कैंसर हुआ था, काट के निकाल देते थे, वोकल कट में हुआ था, वॉइस चली जाएगा। बट आज का डेट में सिंस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नेसेसरी एंड इट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, सो हम लोग ऑर्गन प्रिजर्व करना भी चाहते हैं। सो इसमें रेडिएशन दिया जाता है सो दैट सर्जरी करोगे तो मेरे को निकाल के फेंकना पड़ेगा, बट रेडिएशन दोगे तो दैट ऑर्गन विल बी प्रिजर्व सो दैट मेरा नॉर्मल फंक्शन भी मेंटेन रह सकता है। कैंसर की चिकित्सा के लिए रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकना, शरीर में कैंसर के सेल्स व ट्यूमर को खत्म करना है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये दो प्रकार की होती है, पहली बाहरी रेडिएशन थेरेपी और दूसरी आंतरिक रेडिएशन थेरेपी। बाहरी रेडिएशन थेरेपी में एक मशीन द्वारा कैंसर की कोशिकाओं पर उच्च ऊर्जा वाली किरणें संचारित की जाती है। एक्सरे बीम्स के रूप में, गामा किरणों या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में दी जाती है। बाह्य रूप से रेडिएशन देने की प्रक्रिया में 5 से 15 मिनट लगते हैं और इसमें दर्द नहीं होता। इसका उद्देश्य कैंसर कोशिका को बढ़ने और फैलने से रोककर कैंसर पर नियंत्रण करना होता है। बाहरी रेडिएशन थेरेपी 6 से 7 हफ्ते तक चलती है। ये इलाज आमतौर से हफ्ते में 5 दिन किया जाता है। आंतरिक रेडिएशन थेरेपी को ब्रैकीथेरेपी या इम्प्लांट थेरेपी भी कहते हैं। इसमें रेडिएशन का स्रोत शरीर के भीतर या कैंसर कोशिकाओं के पास डाला जाता है। इम्प्लांट कुछ घंटों कुछ दिनों के लिए डाला जाता है या इसे उस जगह छोड़ दिया जाता है। रेडिएशन के कारण ये ताकतवर किरणें यदि स्वस्थ शरीर के किसी हिस्से पर पड़ती हैं तो काफी नुकसान होता है। इसलिए रेडिएशन के कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होती है। जब रेडिएशन की जो थेरेपी दी जाती है तो उस रूम में किसी और को एंट्री नहीं देते हैं। भाभा एटोनॉमिक सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग पूरा रूम कंस्ट्रक्ट होता है और आम पब्लिक को उस रेडिएशन एरिया से बाहर ही रखा जाता है। जो विकिरण रहती है वो नॉर्मल टिश्यू के लिए हानिकारक होती है और जो हम रेडिएशन भी देते हैं तो उनके खुद के शरीर में जो रेडिएशन है वो केवल ट्यूमर साइट में जाता है। बाकी पेशेंट का स्वयं का शरीर भी जो नॉर्मल टिश्यू है उसको हम विकिरण से बचाने की कोशिश करते हैं। और आजकल जो इमेजिंग टेक्निक ऐसी हो गई है, रेडिएशन की इतनी एडवांस मशीनें आ गई हैं कि हम बिल्कुल ट्यूमर पे ही जो बीमारी है वहीं पे हम मैक्सिमम डोज रेडिएशन की डिलीवर करते हैं। बाकी जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू है उसको हम कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और रेडिएशन पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर्स की देखरेख में रेडिएशन थेरेपी से दिए जाने वाला रेडिएशन तो सुरक्षित है, लेकिन इन दिनों मोबाइल फोन, सेल फोन और इनकी टावर से हानिकारक रेडिएशन से बचना खुद आपकी जिम्मेदारी है। विश्व के वैज्ञानिकों एवं मेडिकल संस्थानों के वर्षों के शोध के बाद पता चला है धड़ल्ले से मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, हार्ट अटैक, नपुंसकता, बहरापन, एल्जाइमर होने की संभावना। तमाम वैज्ञानिक शोध से ये साबित हो चुका है कि मोबाइल फोन और उसके टावरों का रेडिएशन सेहत के मामले में कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जानकर हैरानी होगी कि यदि कोई व्यक्ति 20 मिनट तक लगातार मोबाइल से बात करता है तो उसके दिमाग का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की आशंका रहती है। और चलिए आप जानते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी द्वारा हम शरीर में जो कैंसर सेल हैं उनको खत्म करते हैं। उनको कुछ साइकिल्स में दिया जाता है, कुछ दिनों के गैप के बाद दिया जाता है ताकि वो बार बार हमला करके कैंसर के सेलों को नष्ट करें। कीमोथेरेपी ड्रग्स वो दवाएं हैं जिनका प्रयोग कैंसर के सेल्स को खत्म करने के लिए किया जाता है। इनसे ट्यूमर सिकुड़ जाते हैं और कैंसर फैल नहीं पाता है। इन ड्रग्स को एंटी कैंसर ड्रग्स या कीमोथेरेपी एजेंट भी कहते हैं। आज बाजार में 80 से ज्यादा एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कैंसर के सेल्स अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, इसीलिए ऑन्कोलॉजिस्ट इन दवाओं के कॉम्बिनेशन व मात्रा को तय करके इलाज करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में कैंसर ठीक होना व फैलना मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है।
ये जो दवाइयाँ हैं वो पेशेंट की एज है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, बीमारी की स्टेजिंग है, उन सब को देखते हुए कीमोथेरेपी और उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजिकल जो टाइपिंग है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखने के बाद में उनको हम कीमोथेरेपी में कौन सी ड्रग दी जाए, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमको अच्छे से देख समझ के ही उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। बहुत से पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ता है। कीमोथेरेपी कितने अंतराल पर दी जा सकती है? रोजाना, साप्ताहिक रूप से, प्रत्येक 2 या 3 सप्ताह पर, या फिर लगातार? कीमोथेरेपी है वो एक रिपीटेड रहता है, कुछ 15 दिन बाद, कुछ 7 दिन के बाद, कुछ 21 डेज बाद, कुछ 28 डेज बाद। तो वो हम किस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, कितनी डोज दे रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें निर्भर करती है। कीमोथेरेपी देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ड्रिप की सहायता से नस में एक सुई के द्वारा, एक गोली या द्रव के रूप में मुंह द्वारा, या एक छोटे से पंप के जरिए जो एक विशेष लाइन द्वारा, जिसे PICC या हिकमैन लाइन कहते हैं, कीमोथेरेपी शरीर के अंदर पहुंचाता है। कीमोथेरेपी के फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको किस प्रकार का कैंसर है और वो कितना बढ़ चुका है। इनसे क्या फायदे होते हैं, आइए जानें। कैंसर की सभी कोशिकाओं को नष्ट करते हुए कैंसर से मुक्ति दिलाना, कैंसर के वापस लौटने की गुंजाइश को कम करने के लिए कैंसर की ऐसी सभी कोशिकाओं को नष्ट करना जो शरीर में मौजूद तो होती ही है, पर इतनी छोटी होती है कि उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सर्जरी या रेडियोथेरेपी से पहले कैंसर के प्रभाव को कम करना, संभावित रोग लक्षणों से राहत के लिए कैंसर के बढ़ने और फैलने पर रोक लगाना। लेकिन कीमोथेरेपी के उपचार के अनेक संभावित दुष्परिणाम भी हैं, और ये दुष्परिणाम आपको सुझाई गई कीमोथेरेपी के प्रकार पर निर्भर करते हैं। क्या हो सकते हैं ये नुकसान? रेडिएशन से जनरली बाल नहीं झड़ते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन है जिस एरिया में दिया जाता है वो वही प्रभावशाली होता है। शरीर के बाकी हिस्सों में उसका साइड इफेक्ट्स नहीं रहते हैं। सर में अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं तभी उसको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। यहाँ कमजोरी या दूसरे कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसके बाल झड़े। कीमोथेरेपी में बाल जरूर झड़ते हैं, क्योंकि ये इस तरह की दवाइयां हैं जो बहुत तेजी से जो सेल, कैंसर सेल की ये विशेषता रहती है कि वो बहुत तेजी से अपने आप को विभाजित करती है। तो इन्हीं गुणों को देख के कीमोथेरेपी को प्लान किया हुआ है, क्योंकि अपने जो सर के बाल हैं वो भी बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी का प्रभाव उन हेयर फॉलिकल्स में भी पड़ता है। तो इसलिए पेशेंट के जो बाल हैं वो झड़ने की समस्या रहती है। कीमोथेरेपी बंद होने के बाद कुछ समय बाद बाल वापस आ जाते हैं। रक्त कोशिकाओं पर कीमोथेरेपी का प्रभाव। मुख्यतः रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। कीमोथेरेपी उपचार द्वारा रक्त कोशिकाओं की संख्या घट सकती है, और यदि सफेद कोशिकाएं घट गई हैं तो शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। यदि आपके शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है, अथवा आपको गले में घाव होने, खांसी, जुकाम या दस्त जैसे संक्रमण के कोई भी लक्षण नजर आते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि सफेद रक्त कोशिकाएं बहुत कम हैं, तो उपचार कुछ समय के लिए टालना पड़ सकता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। अगर ये कम हो जाए तो थकान और पीलेपन का अनुभव करते हैं, जिसे रक्त अल्पता या एनीमिया के नाम से जाना जाता है। यदि लाल कोशिकाएं सामान्य स्तर से नीचे हैं तो आपको खून चढ़वाने की जरूरत पड़ सकती है। प्लेटलेट्स कोशिकाएं खून के बहाव को बांधे रखती है। जब आपका कोई अंग थोड़ा सा कट जाता है तो खून के बहाव को ये कोशिकाएं ही बांधती है। यदि कीमोथेरेपी के कारण प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं, तो आसानी से खरोंचे लग सकती हैं, अथवा आपकी नाक या मसूड़ों से खून बहता है। यदि आपकी प्लेटलेट संख्या सामान्य स्तर से नीचे है तो आपको प्लेटलेट्स चढ़वाने की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा हो सकता है कि उपचार कुछ समय के लिए टालना पड़े। मुंह पर कीमोथेरेपी उपचार का प्रभाव। कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ साथ कीमोथेरेपी उपचार मुंह के अंदर की कोशिकाओं को भी नष्ट कर सकता है। इससे मुंह लाल पड़ सकता है, मुंह में घाव होने और बेचैनी का एहसास हो सकता है। साथ ही आपके मुंह में संक्रमण होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। इसलिए जितना अधिक संभव हो अपना मुंह साफ रखें। भूख पर कीमोथेरेपी उपचार का प्रभाव। कभी कभी कीमोथेरेपी उपचार भूख पर भी असर डाल सकती है। इसके फलस्वरूप वजन घट या बढ़ सकता है।
इसके लिए किसी डाइटिशियन से सलाह ली जा सकती है। मिचली आना। कीमोथेरेपी उपचार की वजह से कभी कभी उल्टी होने का एहसास या फिर सचमुच उल्टी हो सकती है। आंतों पर कीमोथेरेपी उपचार का प्रभाव। कुछ कीमोथेरेपी उपचार आंतों पर प्रभाव डाल सकते हैं। कीमोथेरेपी की कुछ दवाइयों से दस्त या फिर कुछ से कब्ज की शिकायत हो सकती है। कीमोथेरेपी की कुछ औषधियां आपकी त्वचा को धूप के प्रति और अधिक संवेदनशील बना सकती है। जहां कहीं संभव हो वहां छाया में रहना, हैट पहनना और धूप से बचाव करने वाली हाई फैक्टर क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। थकान। कीमोथेरेपी से आपको आमतौर की तुलना में अधिक थकावट का एहसास हो सकता है। यदि लगता है कि सामान्य रूप से कामकाज करने में सक्षम हैं, तो ऐसा जरूर करें। कुछ लोगों को हल्का फुल्का व्यायाम करना और साथ ही आराम करना फायदेमंद लगता है। ध्यान तो अपना शुरू से रखना चाहिए। व्यायाम की आदत तो माँ बाप ने बच्चों को शुरू से डालना चाहिए। व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट, इससे अच्छा कोई कैंसर को रोकने का वो नहीं है। लेकिन याद रखिए, कीमोथेरेपी उपचार कराने का मतलब ये नहीं कि आप अपने परिवार और दोस्तों से करीबी संबंध नहीं रख सकते। हाथ पकड़ना, गले लगाना, ये सारी बातें शामिल हैं, लेकिन रोगियों को इन्फेक्शन से बचाकर रखने की जरूरत है। ऐसे कह सकते हैं कि हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट का फतह किया था, उसके पहले किसी ने माउंट एवरेस्ट फतह किया क्या? नहीं किया ना। आज की तारीख में तो हमारे पास बहुत है लोग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया हुआ है। कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है और इसके उदाहरण बहुत सारे बड़े लोगों के हमारे सामने हैं जो कैंसर से जंग लड़के उसको मात दे चुके हैं, जिनमें क्वीन ऑफ सोल नाम से जानी जाने वाली पॉप गायिका एरेथा फ्रैंकलिन, अभिनेत्री एंजेलिना जोली, सिंथिया निक्सन, मनीषा कोइराला, रिचा चड्डा, लीजा रे के नाम सब जानते हैं। और क्रिकेट के खिलाड़ी युवराज का उदाहरण सबके सामने है कि वो किस तरह कैंसर को मात देकर खेल के मैदान में वापस आ चुके हैं। इमरान हाशमी का 4 साल का बेटा भी कैंसर की जंग से जीत चुका है। इसके अलावा वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शॉवेन और डिज्नी के सरताज वॉल्ट डिज्नी ने भी कैंसर से जंग लड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री की नरगिस ने भी कैंसर की जंग से मुकाबला किया था। आज के कार्यक्रम में हमारे शहर की आराधना त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कैंसर से जंग लड़ी, उसे मात दी और एक स्वस्थ पॉजिटिव सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। चलिए करते हैं इनसे बातचीत। सबसे पहले तो आराधना जी हमें ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपको कैंसर हो गया है तो आपको कैसा लगा? शुरू में तो यही लगा कि मुझे क्यों, सारी दिनचर्या मेरी सही है, खाना पीना सही है, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से टूटना कहेंगे उसको, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उस समय तो। और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या होगा, कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या करूँगी मैं, अब मेरे को क्या क्या सहना पड़ेगा। सिंपल सर्दी बुखार होता है, टाइफाइड सुनते हैं, निमोनिया सुनते हैं, तो उसी में तकलीफ शुरू हो जाती है कि अब डॉक्टर के पास जाना है, सारे टेस्ट कराने हैं और ये इतनी बड़ी चीज़ है तो इसमें क्या होगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरी उस समय। आपके घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? घर वालों का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। एक तो मुझसे घर वालों ने, किसी ने भी ये नहीं छुपाया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे शुरू से इस चीज़ के लिए तैयार रखा मानसिक रूप से कि आपके यदि कहीं शिस्ट है, कहीं कोई गठान है, तो मानसिक रूप से आप तैयार रहो कि वो तो निकालना ही है। मतलब ऑपरेशन तो आपका होगा ही, वो कैंसरस है या नहीं है वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर गठान है तो गठान तो अच्छा है नहीं आपकी बॉडी में, तो उसको तो निकालना ही है। तो मानसिक रूप से मैं इस ट्रीटमेंट के लिए तो तैयार थी कि मुझे ऑपरेशन तो कराना ही है। और फिर धीरे धीरे डॉक्टरों के सहयोग से, काउंसलिंग से ये बात धीरे से बैठाई गई कि यदि वो कैंसरस भी होता है तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो इतने लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी स्वस्थ हैं और 10-10, 12-12 साल से, 15 साल से अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं। कई मरीजों से भी मुझे मिलवाया गया। तो ये सब देखते हुए फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से मैं तैयार होती गई कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई हुआ नहीं है। तो जैसे आपने कहा काउंसलिंग से, तो आपको किन लोगों ने काउंसलिंग की, क्या समझाया? सबसे ज़्यादा काउंसलिंग मुझे मिली कैंसर पेशेंट से। हालांकि डॉक्टरों ने बहुत समझाया, चाहे वो सर्जन हो, चाहे मेडिसिन वाली मैडम हो, सभी ने समझाया। लेकिन सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे मिली जब मैंने एक कैंसर सर्वाइवर को देखा। बहुत हिम्मत आई उनकी बातों से। ये लगा कि इन्होंने वो सब फेस किया हुआ है जो आज मैं फेस कर रही हूँ, और उसके बाद कैसे कैसे ट्रीटमेंट होना है, क्या क्या मुझे फेस करना है आगे, उसके लिए वो जैसे मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही थी।
तो उसके बाद मेरे को लगता है कि मैं ज़्यादा इजी वे में इलाज अपना एक्सेप्ट कर पाई। कैंसर के एक पेशेंट को आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगी? डॉक्टर अपने लेवल पे काम करते हैं, हम डॉक्टर की हर चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। डॉक्टरों को जो सही लगता है वो करते हैं, लेकिन एक पेशेंट को क्या करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी वो एक्सपीरियंस अपना लेंगे, जो भी अपना अनुभव देंगे, हमारी बॉडी के साथ करेंगे। लेकिन यदि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको खुद का ध्यान रखना है, ताकि आपका ब्लड काउंट बना रहे, आपकी और कोई वीकनेस ना आए शरीर में, आपका बीपी नॉर्मल रहे। सभी चीजें जो आप कर सकते हो, जहां तक आप कर सकते हो, तो वो आपको इन्फेक्शन से बचना है, वो ना रहे। तो ये सब चीजें यदि हम खुद करेंगे तो डॉक्टर का इलाज और इजी हो जाएगा, उनको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना रहेगा। 4-5 महीने तक लगातार कैंसर का उपचार, जिसके बीच में शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों का सामना करना, लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव विचार आते जाते रहते होंगे। उस वक्त का आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? जैसे डॉक्टर से जब मैं बात कर रही थी सर्जरी होने के बाद कि अब सर्जरी तो हो गई, सर्जरी में उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी तकलीफ, जो भी साइड इफेक्ट होंगे आपको कीमो के समय होंगे। तो कीमो के समय भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसीलिए थी, सबसे ज़्यादा तनाव यही था कि इसमें बाल झड़ जाएंगे। मेरे को दर्द की उतना टेंशन नहीं था, दर्द होगा कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये लग रहा था कि बाल झड़ जाएंगे, पूरे बाल एक भी मतलब रोएं तक बॉडी में नहीं रहेंगे। तो उसका तनाव बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर साहब बोले भी कि आपको ये पूछना चाहिए कि मेडिसिन के बाद मेरे को लगेगा कैसा, तकलीफ होगी, पेन होगा। तो बाल तो पूरे निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ इलाज तक। जैसे आपका 15 दिन का कीमो है तो आपके बाल दूसरे या तीसरे कीमो से निकल जाते हैं, और 8-10 दिन के बाद वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर कीमो लग जाता है तो फिर बाल खत्म हो जाते हैं। तो आपके अगर 6 कीमो है या इलाज खत्म होने के फिर वही 15 दिन के बाद से फिर से बाल शुरू हो जाते हैं। रेडिएशन में ये सब साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन साथ में पूरे उन लोगों ने मेडिसिन और ये सब इतना चार्ट बना हुआ है कि आपको कोशिश तो यही होती है डॉक्टरों की कि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। और अपना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि मैंने बहुत ही कम फेस करना पड़ता है तकलीफ। डॉक्टर पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, इवन वो अपना फोन तक बंद नहीं करते रात में। आप जब चाहो उनको कॉल कर लो, अगर कभी भी थोड़ी सी भी तकलीफ आपको लग रही है तो वो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप अगर एक अच्छे पेशेंट बन के अपना इलाज कराते हैं तो डॉक्टर को भी आपको ट्रीटमेंट देने में सहूलियत रहेगी और आपका शरीर भी उसके साथ सपोर्ट करेगा। तकनीकी रूप से तो हम समृद्ध हैं, डॉक्टरी सहायता हर वक्त उपलब्ध है। अगर कैंसर से ग्रसित है आपका कोई अपना, तो उसे दीजिए सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा, नकारात्मक बातों से दूर रखने की कीजिए चेष्टा। हमारे इन 2 अंकों को सुनकर आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि कैंसर की जंग लड़ना उतना कठिन टास्क नहीं है जितना अब तक आपकी कल्पना में था। आराधना त्रिपाठी अब अपोलो हॉस्पिटल के कैंसर रोगियों के लिए काउंसलर का काम कर रही हैं। उनके कुछ और अनुभव जानेंगे हम अगले अंक में। साथ ही डॉक्टर्स के साथ बात करेंगे शरीर में होने वाले अलग अलग कैंसरों के बारे में। और अब दीजिए इजाजत संज्ञा को अनीश के साथ। नमस्कार। सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या न करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।